अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला जो है कि हमारे पास गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी। क्लियर है? अच्छा, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ी वो हमें क्लियरली डिस्क्राइब करती है क्या, प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। सही है। और इसकी सबसे फेमस एग्जांपल है हॉट एयर बलून्स। यानी हॉट एयर बलून्स जो है वो हवा में किस वजह से उड़ते हैं? गैसेस की मदद से। और इन गैसेस की स्टडी करने में जो सबसे अहम किरदार है वो किसका है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। सही है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अभी ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें हम पूरा गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस के बिहेवियर के बारे में, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है उसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है हमने। सही। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस के ऊपर। हमें पता है भाई, मॉलिक्यूल जो गैसेस में होते हैं वो रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस होता है उनके दरमियान। सही है। यानी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के अंदर वो बहुत क्विकली मूव करते हैं। सही है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। सही है। एक ये पॉइंट हो गया। ये सारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स हैं। सही है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है कि भाई गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। ये पहला पोस्टुलेट है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत क्विकली मूव करते हैं, ये इसका दूसरा पोस्टुलेट है। उसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ये इसका तीसरा पोस्टुलेट है। गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो तभी चेंज होती है जब वो कोलाइड करता है। कोलाइड मीन्स टकराता है किसके साथ? किसी और गैस मॉलिक्यूल के साथ, या फिर जिस कंटेनर में उस गैस को रखा हुआ है उसकी दीवार के साथ। सही है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, बल्कि यहाँ नीचे बनाए हुए हैं। लेट सपोज ये हमारे पास कंटेनर है एक। सही है। इस कंटेनर में आपको बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे कि जो कि रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, इरेगुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। तो अब इरेगुलर मोशन की वजह से हो क्या रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स कभी आपस में टकराएंगे और कभी ये वॉल की दीवार से टकराएंगे। जब ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो उसके नतीजे में होगा क्या कि इनके मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर है? यानी इनके मोशन की डायरेक्शन तभी चेंज होती है जब ये कोलाइड करते हैं किसके साथ? या तो किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल के साथ या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। सही है। अच्छा, कोलिजन के बाद क्या होता है? ये मूव करता है अवे इन अ न्यू डायरेक्शन, यानी एक नई डायरेक्शन में दूसरी तरफ मूव करने लग जाता है। अवे मूव करने का मतलब ये है कि भाई जहाँ कोलिजन किया उसके अवे मूव करेगा। सही है। उससे दूर जाएगा। सिंस गैस मॉलिक्यूल कोलाइड मेनी टाइम्स ईच सेकेंड, चूँकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर सेकंड में बहुत ज़्यादा मर्तबा कोलाइड करते हैं, इसी वजह से जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो कांस्टेंट होता है और रैंडम होता है। क्लियर है? रैंडम यानी इरेगुलर होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोलिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उस कोलिजन की वजह से कभी इनकी डायरेक्शन, मतलब मॉलिक्यूल यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे जैसे वो मक्खी इधर से उधर, इधर से उधर जाती है, तो उसको रैंडम मोशन कहा जाता है। तो उस तरह की मोशन परफॉर्म करता है ये। अगर हमें बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में जानना है तो बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है वो इन तीन पैरामीटर से कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड होती हैं, जो कि है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। क्लियर है? अगर आप गैसेस के प्रेशर के बारे में मालूम कर लो, गैसेस के वॉल्यूम के बारे में पता कर लो, गैसेस के टेम्परेचर के बारे में मालूम कर लो, और इनके आपस में जो रिलेशंस है या एक चीज़ दूसरे को किस तरह से अफेक्ट करती है, इस चीज़ के बारे में अगर आप स्टडी कर लो तो आप गैसेस से बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हो। सही है। यानी गैसेस को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम गैसेस के प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सही है। हमने पहले से ही ये चीज़ पढ़ी हुई है कि भाई प्रेशर को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, सही है। हमने अपने पीछे के चैप्टर्स में प्रेशर के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई जब कोई फोर्स अप्लाई होती है किसी यूनिट एरिया पर, एक एरिया पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। सही है। अब सारे के सारे गैसेस जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। कहने का मतलब ये है कि भाई जब गैस के मॉलिक्यूल अपने दीवार कंटेनर की वॉल से टकराएंगे
तो टकराने की वजह से इस वॉल के पर यूनिट एरिया पर, मतलब जहाँ जिस एरिया पर ये टकराया उतने एरिया पर ये मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से फोर्स अप्लाई होगी, और उस फोर्स के पर यूनिट एरिया अप्लाई होने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। सही है। ये जो प्रेशर होता है जो हमारे पास गैसेस के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये दरअसल होता है टोटल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कोलिजन के दौरान टोटल कितनी फोर्स लगाई गई है पर यूनिट एरिया पर, एक एरिया पर। सही है। किसी भी गैस मॉलिक्यूल के ज़रिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस का प्रेशर कहते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, वो तभी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब वो कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ। सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक तो आपस में कोलाइड करते हैं, तो आपस में जो कोलिजन होती है उनकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि ये जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है ये दरअसल किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मॉलिक्यूल्स का कंटेनर के वॉल के साथ टकराने की वजह से। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा अगर हमारे पास मतलब स्पेस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मतलब अगर किसी कंटेनर में गैस के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होते हैं, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स भी इंक्रीज़ होगी, और जब नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। क्लियर है। क्योंकि हमने अभी देखा कि भाई कोलिजन की वजह से ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अगर हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को डबल करते हैं तो उससे होगा क्या कि भाई नंबर ऑफ़ कोलिजन भी डबल हो जाएगी और प्रेशर भी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर कहानी ये है कि भाई आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को दो तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को आप दो तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो। या तो आप क्या करो कि जो कंसंट्रेशन है, मतलब और अमाउंट ऐड कर दो। सही है। मोर अमाउंट ऐड करो उस गैस की उस कंटेनर में, यानी उस कंटेनर में जब आप मज़ीद और गैस डालोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होंगे, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ होंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप उस गैस का वॉल्यूम यानी जो उसको प्रोवाइडेड स्पेस है, उस मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइडेड स्पेस है, उस स्पेस को कम कर दो। जब आप स्पेस को कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। कैसे, अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जैसे यहाँ नीचे, अब देखो आपके पास एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है। सही है। दोनों में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है उसके लिए स्पेस ज़्यादा है। सही है। लेकिन जब यहाँ पर अगर आप देखोगे उतने ही मॉलिक्यूल्स कम स्पेस में मौजूद है। सही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। कैसे, मतलब मॉलिक्यूल्स तो वही, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी। सही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब स्पेस ज़्यादा है तो पर यूनिट एरिया में, यानी यूनिट स्पेस में 3-4 मॉलिक्यूल्स ही आ रहे हैं, लेकिन जब स्पेस कम कर दिया हमने तो उतनी ही रीजन में, यानी एक छोटे से रीजन में, यहाँ देख सकते हो आप कि भाई ये एक छोटा सा रीजन और यहाँ पर भी एक छोटा सा रीजन लिया गया कि भाई इस रीजन में जब स्पेस ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा था, तो मॉलिक्यूल्स इतने से थे, और जब हमने स्पेस कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, तो अब मॉलिक्यूल्स इतने सारे हो गए इतने ही स्पेस में। सही है। तो पर यूनिट स्पेस में मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे पास। कैसे, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करके। सही है। तो या तो आप अमाउंट इंक्रीज़ करो या वॉल्यूम को डिक्रीज़ करो, तो दोनों से क्या होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होंगे, और जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ कोलिजन भी इंक्रीज़ होगा, और जब नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है। इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ब्लोइंग अप अ बलून इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रेशर। सही है। अगर हम एक गुब्बारे के अंदर एयर पुश करते हैं, तो जब एयर पुश करते हैं तो हम अंदर दरअसल क्या कर रहे होते हैं, गुब्बारे के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे होते हैं एयर के। एयर
कि एयर मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करती है, सही है। जब हम एयर ब्लो करते हैं बलून में तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यानी तादाद इंक्रीज़ करते हैं बलून के अंदर, जिसकी वजह से बलून की जो वॉल होती है, बलून की जो रबड़ होती है, उस पर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से बलून क्या करता है, फूलने लग जाता है, सही, इन्फ्लेटेड मोर, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स अप्लाई प्रेशर करते हैं ऑन द रबर वॉल ऑफ बलून, हेंस इट गेट्स इन्फ्लेटेड। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रेशर ऑफ गैस कैन ऑल्सो भी इंक्रीज बाय कंप्रेसिंग इट, सही। आप यहाँ पर कहा गया है कि भाई अगर आपको गैस का प्रेशर बढ़ाना है तो आप उसको किस तरह से बढ़ा सकते हो, कि भाई आप उस गैस को कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, कि उसका वॉल्यूम कम करना। क्लियर। ये बात अभी मैंने आपको बताई, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अगर इस गैस को कंप्रेस कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये, जब यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो पर यूनिट स्पेस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो गए, तो जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो गए तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है। अब उतने ही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पेस में स्प्रेड हुए हैं तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो गई, तो उसकी वजह से प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन नहीं की गई, यहाँ पर मतलब एक्सपेंशन हुई है दरअसल। और एक्सपेंशन कब होती है, जब प्रेशर रिड्यूस किया जाता है किसी चीज़ पर से। जब प्रेशर कम किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होती है। अच्छा, the gas molecules have been compressed into a smaller volume so they will collide more frequently with the walls of container and creates more pressure, सही है। क्या मतलब है कि भाई जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो कंप्रेस्ड होते हैं, सही है, स्मॉलर वॉल्यूम में, तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादा मर्तबा वॉल से टकराएंगे और उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पर जब ज़्यादा वॉल्यूम में उतनी मॉलिक्यूल्स होंगे तो लेस फ्रीक्वेंटली कोलिजन करेंगे, किसके साथ, कंटेनर की वॉल के साथ, सही है। लेस फ्रीक्वेंटली यानी कम मर्तबा कोलिजन करेंगे, तो जितने ज़्यादा मर्तबा कोलिजन होगी, नंबर ऑफ़ कोलिजन यानी इंक्रीज़ होगा, तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो अगर गैस को कंप्रेस किया जाए उसके हाफ तक, मतलब अगर ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और मैं गैस के ऊपर, ये पिस्टन के ऊपर, ये हमारे पास पिस्टन है, इसको ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसके जो वॉल्यूम है उसका बिल्कुल हाफ़ कर दूं, तो उसकी वजह से होगा क्या, कि भाई जो प्रेशर है जो यहाँ पर था उसका डबल प्रेशर यहाँ पर मिलेगा, यानी 2p हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ वॉल्यूम v है और यहाँ वॉल्यूम हमने v/2 कर दिया, यानी आधा कर दिया, तो प्रेशर अगर यहाँ p होगा तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सही है। यही वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ में। क्लियर है। अच्छा, अब ये देखते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारे पास वो क्या है, वॉल्यूम। वो हम जानते हैं भाई वॉल्यूम किसको कहते हैं, कि भाई जब भी कोई बॉडी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उस ऑक्यूपाइड स्पेस को हम क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं, सही है। अब गैस के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, सही है, और फ्रीली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड के साथ, इसी वजह से इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं रहता। अच्छा, इसी वजह से गैस जो है, जब वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो गैस का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई गैस कंटेनर का वॉल्यूम और कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेती है। अगर हमें गैस का शेप और वॉल्यूम बताना है तो वो दरअसल कंटेनर का शेप और वॉल्यूम ही होगा, वही गैस का होगा, सही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम बहुत क्विकली स्प्रेड हो जाती है रूम में एज सून यू स्प्रे इट योर बॉडी और क्लोथ्स। अब देखो हमारे पास जब हम स्प्रे करते हैं या परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में बहुत जल्दी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि स्प्रे जो है वो गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, तो जब वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो वो कमरे में बहुत जल्दी फैल जाते हैं, सही। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रीली और रैंडमली एट हाई स्पीड थ्रू आउट द रूम। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ गैस को इंक्रीज़ किया जा सकता है, कैसे? जब आप उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दो। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास है कि भाई जब आप किसी उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दो गैस का, तो उससे आपका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। क्लियर है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी है
कि भाई यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम, यहाँ प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ अ, अच्छा, दिस कुड बी डन बाय रिड्यूसिंग द लोड ऑन द पिस्टन। इसकी यहाँ पर डायग्राम है, ये आपको नज़र आ रही होगी कि भाई अगर आप यहाँ पर देखो इस पिस्टन के ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 लोड्स रखे हुए हैं, सही है। जब 7 लोड रखे हुए हैं तो गैस का वॉल्यूम इतना है, सही है। अब इतने से वॉल्यूम में देखो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम करेंगे क्या, अब तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब करेंगे क्या, इन लोड्स को कम कर देंगे। 7 लोड में से 3 लोड हटा दिए, 4 लोड बचे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है। इसी तरह से और प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि भाई प्रेशर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है वो बता रहे हैं आपको। तो प्रेशर को आप रिड्यूस ऐसे कर सकते हो किसी गैस का कि भाई आप उसके ऊपर अप्लाई होने वाले लोड को कम कर दो, यानी पिस्टन के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है उसको कम कर दो, तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जब और लोड कम कर दिया तो उसकी वजह से और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ लिखी गई है, एज द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन दे क्विकली कवर्स द होल स्पेस एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेज। सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में होते हैं, इर्रेगुलर मोशन में होते हैं, तो इस वजह से वो सारे स्पेस को जल्दी से कवर कर लेते हैं और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सही है। तो ऐसा है कि भाई जितना वॉल्यूम आप गैस को देते जाओगे वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता जाएगा, सही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। इफ़ द गैस इज़ कंप्रेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इट्स प्रेशर विल बी डबल्ड। कहने का मतलब ये अगर वॉल्यूम आधा कर दिया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं टेम्परेचर पे। किसी भी गैस का टेम्परेचर ये भी एक बहुत बड़ा बहुत अहम पैरामीटर होता है हमारे पास, सही है। किसी भी गैस के टेम्परेचर को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि भाई गैसेस का टेम्परेचर होता क्या है। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। अब गैसेस के ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कौन सा मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, सही है। कौन सा मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन। और आपको पता है भाई रैंडम मोशन किसकी टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की। तो अगर मैं कहूँ कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा, सही है। अब अभी मैंने आपको बताया मोशन परफॉर्म करते हुए बॉडीज़ के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो अगर मोशन ट्रांसलेशनल है तो एनर्जी भी कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स चूँकि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, तो सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को जब हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कराएंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही है। इसकी अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को प्लस करके और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही है, इन मॉलिक्यूल्स का। और ये जो इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है यही दरअसल टेम्परेचर होता है गैस का। क्लियर है। अगर किसी गैस को हीट किया जाता है तो गैस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये और ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाते हैं, इसकी वजह से इनका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, वो राइज़ हो जाता है, सही है। लेकिन अगर गैस को कूल किया जाए तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा हम ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप देख लेते हैं गैसेस में, कि भाई गैसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है ये दरअसल किस तरह का होता है। तो ये अभी हम डिस्कस भी कर लिया हमने, लेकिन इसको बॉयल्स लॉ के एतबार से अब देखते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे।
इन्होंने 1662 में स्टडी किया था ये रिलेशन किसके दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान। जो रिज़ल्ट ऑफ बॉयल्स लॉ है हमारे पास, बॉयल्स लॉ के एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है हमारे पास, वो दरअसल हमें क्या बताता है कि जब आप जो प्रेशर है आपका वो दरअसल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, सही है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, सही है। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम मींस प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, यानी दोनों का चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सही है। चेंज या तो इंक्रीज़ होता है या तो डिक्रीज़ होता है। तो अगर इसका चेंज इंक्रीज़ होगा तो इसका चेंज डिक्रीज़ होगा, और इसका चेंज डिक्रीज़ होगा तो इसका चेंज इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम का। अच्छा, अब जब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट के लगा देंगे और 1/v एज इट इज़ रहने दो। तो यहाँ से v डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी वी इक्वल्स टू के। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बॉयल्स लॉ को एक और तरीके से हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई जो गैस का प्रेशर और वॉल्यूम है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या है कि भाई जो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सही है। इसी कांस्टेंट की वजह से हम यहाँ से एक रिलेशन डिराइव करते हैं कि भाई लेट सपोज आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस मौजूद है, उस गैस का वॉल्यूम आप मान लो V1, और उसके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर जो है वो आप मान लो P1। क्लियर है। तो इस P1 और V1 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, हमारे पास कांस्टेंट आएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रेशर रिड्यूस कर दिया, यानी प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर रिड्यूस करने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो प्रेशर को हम P2 कह देते हैं, यानी मैंने लोड कम कर दिया, एक लोड रख दिया, तो उससे प्रेशर रिड्यूस हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, V2 हो गया। तो अब यहाँ पर भी जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता, सही है। यहाँ पर सिर्फ ये वेरिएबल्स चेंज होंगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहाँ पर भी कांस्टेंट। अब यहाँ पर इन दो इक्वेशन में अगर आप देखो, दोनों की राइट साइड इक्वल है, दोनों की राइट साइड क्या है, इक्वल है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई P1 V1, अब देखो K किसके बराबर है, K बराबर है P2 V2 के, तो K की जगह लिख दो P2 V2, सही है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है एक P1 V1 जो कि बराबर होता है P2 V2 के लिए, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास इन पॉइंट्स में डिस्कस किया गया बॉयल्स लॉ को कि भाई अगर प्रेशर ऑफ गैस को डबल कर दिया जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सही है। और उसके अलावा अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाए 3 टाइम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो इनिशियल प्रेशर इज़ P1 जो है वो P के बराबर है, सही है, और वॉल्यूम जो है वो V के बराबर है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई अगर प्रेशर ऑफ गैस डबल कर दिया जाए, यानी P2 जो है वो इनिशियल प्रेशर का 2 टाइम होगा, तो वॉल्यूम कितना आएगा। तो हमने इक्वेशन अभी देखी, P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। अब P1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास P, V1 की जगह आ जाएगा V। इसके अलावा जो हमारे पास P2 है उसकी जगह आ जाएगा आपके पास 2P, और V2 की जगह आ जाएगा आपके पास V2, क्योंकि V2 हमने फाइंड करना है। 2P यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा PV/2P इक्वल टू V2। P से P कैंसिल कर दो तो V2 आपके पास बराबर आ जाएगा V/2। V/2 का मतलब क्या है कि भाई V का आधा, V का हाफ, सही है। तो यही चीज़ है। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो 3 टाइम्स वाले को, तो वॉल्यूम 1/3 मिलेगा आपको। अच्छा, तो ग्राफ जो होता है P और V के दरमियान और P और 1/V के दरमियान, उसको आपको यहाँ पर शो किया गया है, सही है, कि भाई अगर आप P और V के दरमियान ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, और P और 1/V के दरमियान ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, सही है। ये अभी हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो बॉयल्स लॉ के जो दो ग्राफ्स हैं हमारे पास, वो दो टाइप्स के ग्राफ हैं। इसमें हम एक बार एक्स एक्सिस पर V को रखेंगे
और प्रेशर को वाई एक्सिस पर रखेंगे, और उसके अलावा दूसरी मर्तबा हम एक्स एक्सिस पर वी 1/v को रखेंगे और वाई एक्सिस पर p को रखेंगे, जिससे हमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हासिल होंगे और उन ग्राफ्स को हमने देखना है। सही है। हम कुछ वैल्यूज सपोज कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मान लो आपके पास एक प्रेशर है 10 पास्कल मान लो। सही है। प्रेशर आप 10 पास्कल या 10 पास्कल को भी छोड़ो, आप मान लो 4 पास्कल। सही है। प्रेशर आप मान लो 4 पास्कल, और इस टाइम पर जो वॉल्यूम है आपके पास उसको आप मान लो कंसिडर कर लो 1 मीटर क्यूब। सही है। अच्छा, ये स्टार्टिंग की वैल्यू हमने ले ली। अब इसके बाद की जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वो खुद ब खुद आती जाएंगी। सही है। और उसके वैल्यू से हम ग्राफ क्या कर लेंगे, प्लॉट करेंगे। सही है। लेट सपोज अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज़ करता हूँ, सही है, 4 से 3 पर लेकर आता हूँ, तो वॉल्यूम हमें पता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा वो चेक करना है हमने। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, पी वी इक्वल टू के, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो P1V1 इक्वल टू P2V2। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से अभी मैंने आपको कहा कि भाई अगर हम प्रेशर की वैल्यू चेंज करते तो वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ फार्मूला बना लेते हैं। ये हमारा P1 और V1 होगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर। उसके बाद जब प्रेशर चेंज कर दिया तो वो हो जाएगा P2, यानी फाइनल प्रेशर, और वॉल्यूम जो फाइनल होगा उसका नाम क्या है, V2। सही है। तो V2 के लिए जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो क्या है, हमारे पास P1V1 अपॉन P2। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से जब फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे लेट सपोज मैंने आपको कहा कि भाई प्रेशर की दूसरी वैल्यू आप ले लो, लेट सपोज 3 पास्कल, तो उस पर आपके पास वॉल्यूम कितना आना चाहिए। तो उस पर जो वॉल्यूम आएगा आपके पास वो बराबर आएगा, P1 की जगह आप 4 पुट कर दो, V1 की जगह 1 पुट कर दो, उसके अलावा P2 की जगह 3 पुट कर दो। तो इस हिसाब से आपके पास जो दूसरा वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 के बराबर आ जाएगा। सही है। और 4/3 हमारे पास किसके बराबर होता है, 4/3 हमारे पास बराबर होता है, कहने का मतलब है आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि हाँ, 3 को बाहर रख दो, 4 को अंदर रख दो। सही है। या फिर आप ऐसे कर लो इसको कि हम 3 वैल्यू ना लेके एक और वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2 की वैल्यू। सही है। हम 2 वैल्यू सपोज कर लेते हैं प्रेशर की जगह, कि भाई नेक्स्ट जो प्रेशर, मतलब मान लो प्रेशर को रिड्यूस करके मैंने 4 पास्कल से 2 पास्कल पे ले आया। सही है। तो जब मैं 2 पास्कल पे प्रेशर को लेकर आऊँगा तो उसकी वजह से मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो भी किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर क्यूब के बराबर। उसके अलावा अगर मैं प्रेशर को और रिड्यूस कर दूं, यानी प्रेशर को 1 पास्कल पे लेकर जाऊं। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ गया 2 मीटर क्यूब। अगर प्रेशर को हम 1 पास्कल पर लेकर जाएं तो उस हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर क्यूब। सही है। ये मैंने 1 2 इसलिए सेलेक्ट किया ताकि हमारे पास होल नंबर्स में आंसर हो, तो ग्राफ में प्लॉटिंग करना हमें आसान रहेगा। अच्छा, चूँकि हमने ये PV के लिए किया है तो अभी हम क्या करेंगे, PV का डायग्राम बनाएंगे। तो PV के लिए हम एक बनाएंगे वाई एक्सिस जिस पर हम प्रेशर को पुट करेंगे, और एक बनाएंगे हम एक्स एक्सिस जिस पर हम किसको पुट करेंगे, वॉल्यूम को पुट करेंगे। सही है। अच्छा, प्रेशर को जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं वो उसका यूनिट है हमारे पास यहाँ पर पास्कल, और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में पुट कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लो। सही है। इसी तरह से यहाँ पर वॉल्यूम में भी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से आप अगर ग्राफ को प्लॉट करोगे तो प्रेशर 4 के लिए वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, प्रेशर वाई एक्सिस में 4 और एक्स एक्सिस में 1। प्रेशर 2 पास्कल पर यानी वाई एक्सिस में 2 और एक्स एक्सिस में भी 2 आ जाएगा, तो पॉइंट आपका यहाँ पर प्लॉट होगा। और उसके अलावा प्रेशर जब 1 पास्कल होगा तो आपका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 4 मीटर क्यूब,
तो पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। जब इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, सही है। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा होगा, सही है। और ये ग्राफ का नीचे की तरफ आना ये क्या शो करता है कि भाई एक वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, सही है। यानी अगर वी इंक्रीज़ हो रहा है तो पी डिक्रीज़ हो रहा है, सही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अगर पी डिक्रीज़ हो रहा है तो वी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, सही है। और वो किस वजह से, क्योंकि हमें पता है पी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ कैसा है, इन्वर्सली है, सही है। लेकिन एक इसी इन रिलेशन को आप एक और तरह से भी समझ सकते हो कि भाई पी वॉल्यूम के साथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के साथ, ये वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है, वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सिर्फ वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं प्रेशर का वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के साथ ग्राफ बनाऊँ तो उस सूरत में मुझे क्या दिखेगा कि भाई जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम का रेसिप्रोकल भी साथ साथ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक चीज़ को नोट करना, हम यहाँ पर वॉल्यूम का रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब इस चीज़ को भी हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि भाई क्या वाकई प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल इंक्रीज़ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा कि भाई इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर v है तो v का 1/v बनाना पड़ेगा, तो 1/v की जगह ये क्या आ जाएगा, 1 की जगह 1, और v की जगह क्या है, v किसके बराबर है यहाँ पर 1 के, तो ये भी 1 ही रहेगा, सही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1/v किसके बराबर आएगा, 1 की जगह 1, और v की जगह जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 1/v की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 0.5, ये वैल्यू होगी हमारे पास 0.25, क्लियर है, और ये वैल्यू है हमारे पास 1 के बराबर। तो अब यहाँ पर हम ज़रा ग्राफ बना लेते हैं P और 1/v का। तो वही काम दोबारा करेंगे, x एक्सिस पर हम प्रेशर को ही पुट करेंगे और y एक्सिस पर वॉल्यूम के रेसिप्रोकल को पुट करेंगे, जिससे हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो x एक्सिस पर जो y एक्सिस पर प्रेशर की वैल्यू सेम 1, 2, 3 और 4, सही है, क्योंकि प्रेशर को हमने चेंज नहीं किया, हमने वॉल्यूम के साथ छेड़खानी की। और वॉल्यूम के साथ क्या छेड़खानी की है कि भाई अब इस बार वॉल्यूम को नहीं रखेंगे ग्राफ में, वॉल्यूम का रेसिप्रोकल रखेंगे, सही है। तो यहाँ पर y एक्सिस x एक्सिस पर जो है हमारे पास वॉल्यूम का रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब वॉल्यूम के रेसिप्रोकल की जो सबसे छोटी वैल्यू हमने देखी वो क्या आ रही है, 0.25, सही है। फिर उसके बाद 0.5, फिर उसके बाद मतलब ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर हम 0.25 का गैप देकर नंबरिंग करें तो भी हमारे पास हो जाएगा, जैसे 0 के बाद 0.25, फिर उसके बाद 0.25 के बाद 0.25 मज़ीद ऐड करो तो ये 0.5 बन जाता है, तो अगला पॉइंट 0.5 हो जाएगा, अगला पॉइंट 0.75 होगा, सही है, और 0.75 में 2.25 ऐड करो तो ये 1 बन जाएगा। अच्छा, जब आपके पास प्रेशर 4 पास्कल था तो उस टाइम पर आपका जो वॉल्यूम है वो किस, यानी वॉल्यूम का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सही है। तो इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा कि भाई 4 पास्कल प्रेशर पर वॉल्यूम का रेसिप्रोकल 1 के बराबर था, क्लियर है। इसी तरह से 2 पास्कल प्रेशर पर वॉल्यूम का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है। तो 2 पास्कल पर हम पॉइंट 0.5 पर पुट कर देंगे, और हमारे पास 1 पास्कल पर वॉल्यूम का जो रेसिप्रोकल है वो बराबर है 0.25 के। तो 1 पास्कल के लिए हम क्या पुट कहाँ पर प्लॉट कर देंगे, 0.25 पर। अब जब इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो ये पॉइंट्स आपको एक स्ट्रेट लाइन देंगे और वो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी, सही है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि भाई ये लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है वॉल्यूम का रेसिप्रोकल भी इंक्रीज़ कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये है कि भाई सिमिलर अमाउंट में इंक्रीज़ कर रहा है। कहने का मतलब ये कि भाई अगर प्रेशर 1 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल भी 1 टाइम ही इंक्रीज़ होगा। प्रेशर अगर 2 टाइम इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल भी 2 टाइम इंक्रीज़ होगा। और उसके अलावा ये जो
ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसका मतलब होता है कि भाई एक चीज़ इंक्रीज़ होती है और दूसरी डिक्रीज़ होती है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बताता है। और अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ये हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बताता है। तो यहाँ से आपको उम्मीद है कि भाई ग्राफ समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं इसका। तो अगले पॉइंट में यही ग्राफ की बात बताई जा रही है कि भाई जो P और V के दरमियान का ग्राफ है वो हमें ये दिखा रहा है कि भाई जब प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और वाइस वर्सा यानी इसका उलट। तो यहाँ पर आप यही देख सकते हो कि भाई प्रेशर जब सबसे ज़्यादा था तो वॉल्यूम उस टाइम पर सबसे कम, फिर जब मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है, प्रेशर और कम किया वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो गया, प्रेशर और कम किया तो वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो गया। क्लियर है। इसी तरह से जो ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V है वो हमें स्ट्रेट लाइन दे रहा है, सही है, और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, सही है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर P और रेसिप्रोकल ऑफ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमने ये देखा कि भाई हमारे पास P प्रोपोर्शनल है 1/V के, यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अच्छा, यहाँ पर बॉयल्स लॉ की एक ख़ास बात है कि भाई हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, सही है। इस पॉइंट पर जब अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन चेक करना चाहो तो आपको उस टाइम पर टेम्परेचर को लाजमी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हमने देखा 3 पैरामीटर्स है, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर, जिससे किसी गैस को डिफ़ाइन किया जा सकता है, सही, किसी गैस के बिहेवियर को बताया जा सकता है। तो इसमें से आपको दो के दरमियान अगर रिलेशन निकालना हो तो तीसरे को लाजमी कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अब P और V के दरमियान आप रिलेशन देख रहे हो तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप V और T के दरमियान रिलेशन देखते हो तो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सही है। जो फिर हमारा एक और लॉ होता है चार्ल्स लॉ, जो कि इसमें नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है इसको हम देखते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से हमने देखा था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ P और V ये हमारे पास किसके बराबर आता है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट के बराबर आता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, सही है। और इसी रिज़ल्ट से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम का प्रोडक्ट बराबर होगा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये किस तरह से ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पर ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी गई है कि भाई वॉल्यूम जो है एक फ़िक्स मास ऑफ अ गैस, फ़िक्स मास ऑफ अ गैस का मतलब ये है कि भाई आपने मज़ीद गैस ना ही इंटर करना है ना ही उसमें से गैस को निकालना है, सही है। तो गैस का मास फिक्स रहना चाहिए, तो उस पर जो वॉल्यूम होगा गैस, किसी भी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके प्रेशर के, और बशर्ते टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एप्लीकेशंस बताए गए हैं पीवी रिलेशनशिप के, कि भाई जैसे हमारे पास ये एक स्प्रे है जिससे हम कलरिंग करते हैं, तो ये भी किसको इस्तेमाल करता है, बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करता है। एरोसोल्स एयर पार्टिकल्स होते हैं, सही है, जैसे कि स्प्रे हो गए, पेंट हो गया, ये बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं अपने वर्किंग मैकेनिज़्म में। अच्छा, उसके अलावा जैसे ये सिरिंज देखो, सिरिंज में भी आपके पास बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल होता है कि भाई जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि भाई हमें कहा गया एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब और प्रेशर जो है वो है 140 किलो पास्कल। उसका वॉल्यूम बताओ जब प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए 420 किलो पास्कल पर, सही है। तो आपके पास प्रेशर नंबर 1 है 140 किलो पास्कल और प्रेशर को 140 किलो पास्कल से इंक्रीज़ कर दिया गया 420 किलो पास्कल तक। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भाई वॉल्यूम जब प्रेशर नंबर 1 पर यानी 140 किलो पास्कल पर वॉल्यूम था 60 सेंटीमीटर क्यूब, आपको कह रहे हैं कि भाई जो दूसरा वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करके बताओ। अभी हमने देखा कि भाई वॉल्यूम नंबर 2 के लिए जो फार्मूला बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, P1 V1 अपॉन V2, सॉरी P2। क्लियर है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। P1 की जगह आ जाएगा 140 किलो पास्कल, V1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर क्यूब, सही है, और P2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 420 किलो पास्कल। किलो पास्कल से किलो पास्कल कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 7 14 कर देना
और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, सही है। फिर इसी तरह से 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं कि भाई एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1.0 एक्सपोनेंट 5 पास्कल इज़ कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। कि भाई इस प्रेशर पर एयर को एक सिलेंडर में रखा गया है और उस पर एक पिस्टन फिट किया गया है। सही है, पिस्टन, मूवेबल पिस्टन जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इस एयर को कंप्रेस किया जाता है बाय पुशिंग द पिस्टन, यानी पिस्टन को पुश करके इस एयर को कंप्रेस किया जाता है, तो सो दैट द सेम मास ऑफ एयर नाउ ऑक्यूपाइज 1/5 द ओरिजिनल वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर। कहने का मतलब ये है कि भाई आपके पास इनिशियल प्रेशर था 1.0 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। फिर किया क्या गया कि भाई प्रेशर इंक्रीज़ किया गया। कैसे इंक्रीज़ किया गया, पिस्टन को पुश करके। सही है। अच्छा, इस टाइम पर जो वॉल्यूम था वो बताया नहीं गया है, तो इसी वजह से हम उसको v मान लेते हैं। सही है। तो इनिशियल प्रेशर पर जो हमारे पास वॉल्यूम था उसको हमने v मान लिया। अब कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, सही है, तो वही प्रेशर हमसे पूछ रहे हैं दरअसल। तो लेकिन उस इंक्रीज़ प्रेशर पर जो वॉल्यूम हमें बताया गया है वो वॉल्यूम ये बताया गया है कि भाई जो ओरिजिनल वॉल्यूम था ना उसका 1/5 हो गया। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई फाइनल वॉल्यूम है जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 टाइम्स ऑफ v। सही है। तो इनिशियल वॉल्यूम का 1/5 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, कब, जब प्रेशर इंक्रीज़ किया जाएगा। और वो प्रेशर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सही है। तो फार्मूला वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 1.0 एक्सपोनेंट 5, V1 की जगह आ जाएगा हमारे पास V, और P2 की जगह आ जाएगा P2, और V2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 1/5 टाइम्स ऑफ V। सही है। अच्छा, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास P2 इक्वल्स टू 5 इंटू 1.0 एक्सपोनेंट 5 V डिवाइडेड बाय V। इस तरह से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो P2 आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन गैस टू एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन इट्स वॉल्यूम। क्या कहा जा रहा है कि भाई डायग्राम बनाकर दिखाओ किसकी, मॉलिक्यूल्स की, किसकी, गैस के मॉलिक्यूल्स की, ताकि हम क्या चेक कर सके, एक्सप्लेन कर सके इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जो कि चेंज करता है वॉल्यूम को। तो वही डायग्राम्स, यानी आपने एक सिलेंडर बनाया, सही है, सिलेंडर में एक पिस्टन रख दिया, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल शो कर दिए। अब हम प्रेशर को यहाँ पर 2 लोड रख दो, उसके बाद एक लोड कम कर दो, तो उससे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा। प्रेशर जब रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सही है। तो डायग्राम में के थ्रू इसको शो करना है। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सब्सक्रिप्ट्स 1 एंड 2 इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में ये जो नीचे 1 और 2 लिखे गए इसका क्या मतलब है, तो इसका हमें मतलब पता है भाई। 1 का मतलब इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, यानी पहला प्रेशर पहला वॉल्यूम, और उसके बाद P2 और V2 का मतलब क्या है कि भाई फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। सही है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। हमने अभी देखा था कि भाई टेम्परेचर में क्या होता है कि भाई टेम्परेचर डिपेंड करता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सही है। जब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से क्या इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। दरअसल टेम्परेचर होता ही क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज़ होगी। सही है।